बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2019 कक्षा 6 से अंकगणित परीक्षण वाला पार्ट करेंगे। इसके बाद नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2018 वाला पेपर हल करेंगे। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 2020, 2021 और 2022 के पेपर के संपूर्ण हल के वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध हैं। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी ताकि हम ऐसे ही और वीडियो बना सकें। नवोदय की तैयारी के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर रोज़ एक वीडियो मिलेगा जब तक आपका पेपर नहीं होता है। और बच्चों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, तभी कुछ आप सीख सकेंगे वीडियो से। तो चलिए पेपर सॉल्व करते हैं। खंड 2 दिया है अंकगणित परीक्षण। ठीक है, इसमें देखो 41 नंबर क्वेश्चन है। कह रहे हैं जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल होगा। ठीक है, यानी -1 की गुणा हम -1 से 100 बार करें। ठीक है, तो गुणनफल कितना होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो इसको कैसे करेंगे। देखो, जब -1 की गुणा जब हम -1 से 100 बार करेंगे, ठीक है, यानी -1 और इंटू हम करेंगे -1। ठीक है, और ये गुणा हमें इसी तरीके से हमें 100 बार करना है। ठीक है, तो बच्चों हम ये देखेंगे 100 कैसी संख्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है। तो 100 एक सम संख्या है। ठीक है, तो -1 की गुणा जब हम सम संख्या से करेंगे यानी सम संख्या बार करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि देखो -1 और -1 की गुणा कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस और 1। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको अगर 100 बार भी करेंगे तब भी इसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो देखो कौन सा विकल्प इसका सही है। तो देखो विकल्प 1 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न 42 नंबर है, निम्न को सरल करने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको देखो हमें सरल करना है। देखो निम्न को सरल करने से प्राप्त होता है। ठीक है, दिया हुआ है 15 सही 1/2। तो इसको हम लिख लेंगे। देखो 2 15 15 और 2 की गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 और 1 31/2। ठीक है, ये हो जाएगा 31/2। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, देखो बोर्ड मास का सूत्र आपने सुना होगा और उसके बारे में समझा भी होगा कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये ब्रैकेट बड़ा है और इसके अंदर भी एक ब्रैकेट छोटा लगा हुआ है, तो पहले हम इस वाले ब्रैकेट को बच्चों सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो बाकी संख्याओं को हम ऐसे ही लिख लेंगे। ये है 12/5, तो 12/5 लिखेंगे। उसके बाद गुणा का चिन्ह है, फिर 5/8 है तो 5/8 लिख लेंगे। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह है। अब इस ब्रैकेट को देखो सॉल्व करेंगे तो 7 को अभी ऐसे ही लिख ले रहे हैं, फिर भाग का चिन्ह है तो भाग, इसको लिखेंगे 4 एकम 4 और 3 7/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/4। ठीक है, और फिर ब्रैकेट बंद। उसके बाद बाहर 2 से गुणा है तो 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो आगे 31/2 को हम ऐसे ही लिख लेंगे और माइनस हो जाएगा देखो यहाँ पे 12/5 और गुणा हो जाएगा 5/8, फिर प्लस का चिन्ह है। अब इसमें देखो क्या है, इसमें 7 भाग 7/4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 लिखेंगे और 7/4 है, इसको उल्टा कर लेंगे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, और इसको हम 7/4 से लिख ले रहे हैं 4/7। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, ये वाला ब्रैकेट रह गया तो ये ब्रैकेट लगा देंगे और बाहर 2 से गुणा है तो 2 से गुणा। अब इस वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गुणा करेंगे, तो यहाँ देखो इस वाले 7 से ये 7 कट जाएगा और यहाँ पे इस 5 से ये 5 कट जाएगा। ठीक है, तो देखो अब कितना बचेगा, ये 31/2। और भी देखो काटना चाहो तो यहाँ 4 से कट रहा है, ये 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, माइनस का चिन्ह यहाँ लगा के अब देखो यहाँ ऊपर केवल 3 बचा तो 3 और बटे में 2 बचा तो 2। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे 4 बचा तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे और पूरे की गुणा 2 से है तो 2 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा देखो 31/2 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बटे में 1 लिख लो और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरीके से, तो 1 3 3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा देखो 2 चौक 8, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस के 8 हो जाएंगे और बटे में हो जाएंगे 2। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो जाएगा इस तरीके से और पूरे की गुणा 2 से कर लेंगे। अब देखो 8 और 3 ये 11 हो जाएंगे, 11/2 हो जाएंगे, तो इसको हम लिख लेंगे 31/2 और माइनस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ माइनस से तो
8 और 3 11, यानी 3 और 8 11, तो 11 और बटे में 2 हो जाएगा और गुणा हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम गुणा करेंगे पहले, तो यहाँ पे देखो ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये देखो, इधर देखते हैं। ये देखो 31/2 है, तो 31/2 लिखेंगे और माइनस यहाँ बचेगा 11। इसको सॉल्व कर लेंगे फिर से, इसके बटे में 1 लिख के और क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा देखो 31 एकम 31 और माइनस 11 दूनी 22। ठीक है, और बटे में 2 एकम 2। अब देखो कितना हो जाएगा ये, 31 में से जब हम 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 2 गए 9। ठीक है, तो 9/2। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ये कौन से विकल्प में है। ठीक है, 9/2। तो देखो इसका विकल्प 3 बच्चों सही हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 43 दिया है, कह रहा है निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है 2.75 माइनस 1.25 और प्लस 4.75 माइनस 3.80। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इसको भिन्न के रूप में सरल करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, सभी के दशमलव हटा लेंगे। ठीक है, तो दशमलव जब हम हटाएंगे, इनके दशमलव हटाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे ये दिया हुआ है तो इसके बटे में हम ऐसे दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और जितनी आगे संख्याएं हैं उतने 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो अब इसका दशमलव हट गया। इसी तरीके से हम इसका करेंगे, तो इसके भी बटे में हम क्या करेंगे, दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और जितनी संख्याएं हैं उतने 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, इसका भी दशमलव हट गया। इसी तरीके से हम इसका दशमलव हटा लेंगे और इसी तरीके से हम इसका भी दशमलव हटा लेंगे। ठीक है, तो सभी में देखो 2 के बाद दशमलव है, तो सभी के बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका भी दशमलव हट गया और इसका भी हट गया। अब जो बचा उसको हम नीचे लिख लेंगे। देखो क्या बचा, यहाँ पे बचा 275 हो जाएगा, ये दशमलव हट गया तो 275 और बटे में हो जाएगा 100। ठीक है, माइनस देखो यहाँ पे हो जाएगा 125 और बटे में हो जाएगा 100। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 475 और बटे में हो जाएगा 100। उसके बाद देखो ये 380 हो जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह तो माइनस 380 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 100। अब देखो इनके हर का हम लासा ले लेंगे, तो सभी में 100 है तो 100 लिख लेंगे। ठीक है, सभी में 100 है तो लासा 100 हो जाएगा, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। देखो ये हो जाएगा 275, माइनस का हो जाएगा 125, प्लस का हो जाएगा 475 और माइनस का हो जाएगा 380। ठीक है, और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, 100। पूरे के बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, एक तो ये संख्या प्लस की है, एक ये प्लस की, इन दोनों को जोड़ लेंगे और ये माइनस की है और ये माइनस की, इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो पहले प्लस वाली को जोड़ते हैं। देखो 5 और 5 10 का कितना 0 हो जाएगा, 10 का 0 हासिल 1 हो गया, ये 8 हो गए, 8 और 7 15 के 5 हो गए, हासिल 1 हो गया, 5 और 2 7 हो गए। ठीक है, तो ये 750 हो जाएंगे। और फिर माइनस के देखो कितने हो जाएंगे, 5 और 0 5 हो जाएगा। उसके बाद देखो 2 और 8 10, 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 हो गया, तो 4 और 1 5 हो जाएंगे। ठीक है, ये 505 हो जाएंगे, वो बटे में 100 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो इसको घटा लेंगे, 750 में से हमें 505 घटाना है। देखो कितना बचेगा, 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे और यहाँ 4 रह गए। ठीक है, तो यहाँ 4 आ जाएंगे और यहाँ 7 में से 5 गए तो 2 बचेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 245 और बटे हो जाएगा 100 बच्चों। ठीक है, अब इसको हम काट लेंगे 5 से। देखो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 0 आ जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 5 नेम 45, तो ये हो जाएगा 49/20। ठीक है, 49/20 हो गया। या फिर देखो हम इसको भाग कर लेंगे, तो 20 दूनी 40 होते हैं। ठीक है, तो 2 सही और 9/20, 2 सही 9/20, ये हो जाएगा भिन्न के रूप में लिखने पर। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा विकल्प इसका सही है। देखो 2 सही 9/20, विकल्प पहला इसका सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो 44 नंबर कह रहे हैं 150% बराबर है। ठीक है, तो 150% किसके बराबर है ये हमें बताना है। तो देखो हमने लिख लिया है 150% बराबर है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हल करेंगे। देखो 150 लिखेंगे और प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है
बटे 100, 150 बटे 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो ये बचेंगे 15 और बटे में हो जाएंगे 10, ठीक है। अब देखो फिर से 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 बटे 2। अब इसको भाग कर लेंगे, ठीक है। भाग करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 3 2 एक कम 2 हो जाएंगे, एक दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 1 बचा 10 हो जाएंगे, 2 पंचे 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो देखो विकल्प पहला इसका सही हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है देखो 45 नंबर, कह रहे हैं दोपहर बाद 3:05 को लिखा जाता है, ठीक है। तो बच्चों बहुत ही ईजी सवाल है ये। 3:05 को हम दोपहर 3:05 को कैसे लिखेंगे, तो सुबह का जो समय होता है 12 बजे तक, 12 से पहले तक, ठीक है, वो AM में लिखते हैं, और जो 12 के बाद का जो समय होता है वो PM में लिखते हैं। तो 3:05 है, ठीक है। तो 3:05 को हम लिख सकते हैं 3:05, ठीक है। और दोपहर है तो दोपहर के लिए बच्चों PM आता है। दोपहर यानी 12 से बाद का जो समय होता है उसको PM में लिखते हैं हम, और जो 12 बजे से पहले का जो समय होता है उसको हम AM में लिखते हैं, ठीक है। यानी सुबह रात 12 बजे से और दिन के 12 बजे तक, ठीक है, इसको हम AM में लिखते हैं इस तरीके से। तो ये दोपहर है तो दोपहर का PM हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 3:05 को लिख सकते हैं 3:05, ठीक है, इस तरीके से। ये इसका देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो देखो विकल्प 4 इसका सही हो जाएगा बच्चों। प्रश्न 46 नंबर, कह रहे हैं एक यात्री गाड़ी जो 80 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है। यानी यात्री गाड़ी जो है वो 80 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है, और स्टेशन से एक मालगाड़ी जो है वो रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है, तथा 4 घंटों में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। तो मालगाड़ी की चाल क्या है, ठीक है। तो देखो मालगाड़ी जो चल रही है वो 4 घंटे में तो उससे आगे हो जाती है, तो 4 घंटे वो और 6 घंटे ये, यानी 10 घंटे तो ये हो गए, 10 घंटे हो जाएंगे। और यात्री गाड़ी जो है वो 4 घंटों में कितना चलेगी, तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। माना मालगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है, ठीक है। हमने मान लिया मालगाड़ी की जो चाल है वो x किमी प्रति घंटा है। उसके बाद कह रहे हैं यात्री गाड़ी की चाल कितनी है, 80 किमी प्रति घंटा, ठीक है। अब यात्री गाड़ी द्वारा 4 घंटों में तय की गई दूरी 4 गुना समय हो जाएगा, ठीक है। यानी 4 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी यात्री गाड़ी, तो 4 गुना समय, 80 गुणा 4 यानी 320 किमी, ठीक है। 4 घंटों में यात्री गाड़ी जो है वो 320 किमी की दूरी तय करेगी, ठीक है। अब मालगाड़ी की चाल कैसे निकालेंगे, मालगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगी दूरी बटे कुल समय। तो दूरी देखो 320 हो जाएगी, ठीक है। और कुल समय कितना हो जाएगा, क्योंकि 6 घंटे बाद चलती है तो 6 तो वो हो गए, और प्लस 4 घंटे में पकड़ लेती है उसे, ठीक है। तो 6 + 4 हो जाएगा, समय 6 + 4 घंटे हो जाएगा, ठीक है, यानी 10 घंटे हो जाएगा। इसको इससे भाग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 1 से भाग करेंगे तो 32 ही रहेंगे। तो ये हो जाएगा 32 किमी प्रति घंटा बच्चों, ठीक है। देखो कौन सा विकल्प इसका सही है। तो देखो विकल्प 1 इसका सही हो जाएगा। प्रश्न है देखो 47 नंबर, ये कह रहे हैं यदि एक व्यक्ति 30 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, जबकि 42 किमी प्रति घंटा की चाल से चलने पर वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। यानी उसने कितनी दूरी तय की, 30 किमी घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, और 42 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों इसको हम। माना व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी x किमी है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x बटे 30 और माइनस x बटे 42 बराबर हो जाएगा 10 + 10 बटे 60, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 30 और 42 का हम लासा ले लेंगे। देखो 30 और 42 का लासा कितना हो जाएगा, 30 और 42 का लासा हमें लेना है, तो इसको हम 2 से भाग करेंगे। देखो 2 से करेंगे तो 15 आ जाएंगे, और ये 21 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, ठीक है। उसके बाद एक बार 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5 और 7 ऐसे ही। फिर एक बार हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 एकम 7, ये हो गया, ठीक है। अब इन सब की गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, देखो 2 पंजे 10, 10 तियाँ 30 और 3 सत्ते 21, ठीक है। तो ये 210 आ जाएगा बच्चों, बटे में तो 210 हो जाएगा। और ऊपर देखो यहाँ पे कितना, 210 करने के लिए हमें कितने से गुणा करना पड़ेगी, 7 तियाँ 21, यानी कि 7 से गुणा करेंगे तो ये 7x हो जाएगा, और माइनस
यहाँ पे देखो कितने से हम गुणा करें कि ये 210 हो जाए, तो देखो कितने हो जाएंगे, 42 से इसको भाग कर दे रहे हैं। 210/42 कितना आ जाएगा, 7 से काटें, 7 तियाँ 21 और 7 छंग 42, ठीक है, और फिर 6 पंजे 30 यानी 5, तो ये हो जाएगा 5x बच्चों, ठीक है। 5x और बटे में 210 और बराबर हो जाएंगे ये 10 और 10 20/60, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 तियाँ 60 होते हैं, तो ये आ जाएगा 1/3, 1/3 हो जाएगा ये। उसके बाद देखो 7x माइनस 5x, तो ये 2x बचेंगे और बटे में 210 हो जाएंगे और बराबर हो जाएगा 1/3। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 6x और बराबर हो जाएगा 210, ठीक है। x का हमें मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 210 और बटे में आ जाएंगे 6। अब देखो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ठीक है। तो 2 से फिर काट देंगे तो ये 35 आ जाएंगे, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 35 और ये क्या है, दूरी हमने मानी है, तो ये हो जाएगा 35 किमी, 35 किमी, ठीक है। देखो कौन सा विकल्प इसका सही है। देखो तो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है 48 नंबर, 5045 ग्राम बराबर है, ठीक है। तो किसके बराबर है ये हमें देखना है। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों, देखो हम जानते हैं कि 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम, तो 5000 में कितने हो जाएंगे, 5000 ग्राम बराबर 5000 ग्राम बराबर हो जाएंगे 5 किलोग्राम, ठीक है। तो 5 किलोग्राम हो गई और ये 45 लास्ट में ये ग्राम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 किलोग्राम और 45 ग्राम, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा विकल्प इसका सही है बच्चों, 5 किलोग्राम और 45 ग्राम। तो देखो विकल्प 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है देखो 49 नंबर, कह रहे हैं 10 सेमी भुजा वाले 2 ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या है, ठीक है। यानी 10 सेमी वाले ठोस घन हैं, ठीक है, उनको एक साथ रखने पर जो घनाभ बनेगा उसका आयतन क्या होगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों हम इसको, 10 सेमी भुजा वाले 2 ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ, ठीक है। तो एक तरीका तो ये होगा कि 10 सेमी वाला 2 घन हैं, ठीक है, तो एक घन का आयतन निकाल लें हम, दूसरे घन का उससे 2 से गुणा कर दें, ठीक है, वही घनाभ का आयतन हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये होगा कि हम उनको पास पास रखें और उनकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से उनकी गुणा कर लें, आयतन निकाल लें घनाभ का, ठीक है। तो देखो पहले तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको, 10 सेमी भुजा वाले घन, तो हम लिखेंगे 10 सेमी भुजा वाले घन का आयतन, ठीक है, कितना हो जाएगा, भुजा की घात 3 होता है यानी 10 की घात 3, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 1000 बच्चों, ठीक है। अब एक घन का आयतन 1000 है, ठीक है, और घन कितने हैं देखो, 2 घन है, ठीक है। तो 2 घनों का आयतन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2000 बच्चों, ठीक है। यानी 10 सेमी भुजा वाले 2 ठोस घनों का साथ साथ रखने पर जो घनाभ बनेगा उसका आयतन भी 2000 होगा, ठीक है। अगर घनाभ की तरीके से करना है तो देखो घनाभ की तरीके से हम कैसे करेंगे, जब 2 घनों को साथ साथ रखेंगे तो क्या होगा, उनकी लंबाई, ठीक है। अब घनाभ का अगर हम निकालें तो घनाभ में क्या हो जाएगा, देखो घनाभ की लंबाई हो जाएगी 10 + 10 बराबर 20 सेमी, 20 सेमी हो जाएगी लंबाई, और घनाभ की
चौड़ाई, चौड़ाई तो बच्चों 10 ही रहेगी, ठीक है, तो 10 सेमी हो जाएगी। और घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई भी 10 सेमी रहेगी, ठीक है, क्योंकि घन जो होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसका अगर हम आयतन निकालें, देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा होता है बच्चों ऊंचाई, ठीक है, सबकी गुणा कर लेंगे। तो देखो लंबाई हो जाएगी 20 और गुणा हो जाएगा 10 और गुणा हो जाएगा 10। इन सब की गुणा करेंगे तो 10 10 आवन 100, और 100 की जब हम 20 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो देखो 100 दूनी 200 हो जाते हैं, और एक जीरो है तो एक जीरो, ठीक है, तो इतने सेमी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे तो हम इस विधि से कर सकते हैं बच्चों, और चाहे ये वाली विधि कर सकते हैं, ठीक है, कैसे भी निकालें 2000 ही आएगा, ठीक है। तो देखो कौन सा विकल्प इसका सही है, तो देखो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो कह रहे हैं एक आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल इस प्लाट का 1/8 भाग घेरता है, प्लाट की लंबाई है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ये देखो मैंने लिख रखा है, कह रहे हैं देखो आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, ठीक है। तो माना आयताकार प्लाट की चौड़ाई, चौड़ाई हम मान लेंगे x मीटर, तो आयताकार प्लाट की लंबाई हो जाएगी 2 गुणा चौड़ाई यानी 2x मीटर, ठीक है। उसके बाद आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 2x गुणा x बराबर हो जाएगा 2x वर्ग मीटर, 2x स्क्वायर सॉरी वर्ग मीटर, ठीक है। ये क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद देखो अब कह रहे हैं एक वर्गाकार तरणताल इस प्लाट का 1/8 भाग घेरता है, और इसकी भुजा जो है तरणताल की वो वर्गाकार तरणताल है, 8 मीटर भुजा है उसकी, ठीक है, और वर्गाकार है। तो हम लिखेंगे देखो वर्गाकार तरणताल की भुजा 8 मीटर और वर्गाकार तरणताल का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर यानी 64 वर्ग मीटर बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बटे 8, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल इस प्लाट का 1/8 भाग घेरता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बटे 8, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, आयत का क्षेत्रफल भी निकाल चुके हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, हमने निकाला है सॉरी 64 वर्ग मीटर, तो ये हो जाएगा 64 और बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और बटे में हो जाएंगे बच्चों 8, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बटे में 1 लिख के इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा देखो इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और बराबर 8 और 64 की गुणा करेंगे तो 8 64 गुणा 8 लिख ले रहे हैं इसको, ठीक है। उसके बाद देखो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 और गुणा 8 और बटे में हो जाएंगे 2 ये वाले, ठीक है। अब आगे देखो कैसे करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 चौक 8 होते हैं, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 और गुणा 4, ठीक है। उसके बाद देखो x स्क्वायर x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 64 गुणा 4। अब इसका हम वर्गमूल ले लेंगे। देखो वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 का होता है बच्चों 8, 8 अट्ठे 64 होते हैं और 4 का हो जाएगा 2, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 8 दूनी 16, x बराबर 16 मीटर, ठीक है। और x हमने देखो क्या माना था, ये देखो x बराबर 16 मीटर और x हमने देखो क्या माना है, x हमने माना है आयताकार प्लाट की चौड़ाई, ठीक है। तो चौड़ाई तो आ गई है, चौड़ाई आ गई, चौड़ाई 16 मीटर आ गई। अब देखो पूछ क्या रहा है सवाल में, सवाल में कह रहे हैं प्लाट की लंबाई, ठीक है। तो देखो प्लाट की लंबाई क्या हो जाएगी, आयताकार प्लाट की लंबाई है 2x मीटर, ठीक है। 2x मीटर, x का मान आ गया तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी लंबाई बराबर 2x मीटर, ठीक है, या फिर हो जाएगी 2x 2 गुणा 16 बराबर हो जाएगा 32 मीटर, 32 मीटर, ठीक है। देखते हैं कौन सा विकल्प इसका सही है। तो देखो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। देखो कह रहे हैं एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों को 4/5 भाग बेच दिया गया, शेष बचे अंडों की संख्या है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे हम इसको। देखो एक डिब्बे में कितने अंडे हैं, 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, शेष बचे अंडों की संख्या है। ठीक है, तो देखो हम लिखेंगे इसमें, लिखेंगे डिब्बे में अंडों की संख्या 500। ठीक है, टूट गए अंडों की संख्या कह रहे हैं 3/25 टूट गए। ठीक है, तो 500 गुणा 3/25 कर लेंगे, 25 से इसको भाग कर देंगे। देखो 25 दूनी 50, एक जीरो बचा, तो 20 गुणा 3 यानी 60 अंडे। ठीक है, तो टूट गए अंडे कितने हो गए, 60, इतने अंडे टूट गए। उसके बाद देखो शेष कितने बचेंगे, तो 500 में से 60 को घटा देंगे तो 440 अंडे बचे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं आगे, अब कह रहे हैं 4/5 जो बचे, शेष जो अंडे बचे, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, इनका 4/5 भाग बेच दिया, तो बेचे गए अंडे कितने हो जाएंगे। देखो बेच दिए गए अंडे हैं 440 गुणा 4/5, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 4 बचे 40 हो गए, 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो 88 गुणा 4 यानी 352 अंडे क्या किया, बेच दिए गए। ठीक है, अब 352 अंडे बेच दिए गए और 60 अंडे टूट गए। ठीक है, और टोटल कितने थे, 500। तो शेष कितने बचेंगे, शेष बचे अंडे 500 माइनस टूट गए अंडे प्लस बेच दिए गए अंडे। ठीक है, टूट गए अंडे प्लस बेच दिए गए अंडे, तो 500 में से इनको घटा देंगे, 60 और प्लस 352, तो ये 412 हो जाएगा। ठीक है, तो 500 माइनस 412, तो ये बचेंगे देखो 88 अंडे। ठीक है, 88 अंडे शेष बचेंगे। तो देखते हैं कौन सा विकल्प इसका सही है। देखो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है। देखो कह रहे हैं 12 मीटर गुणा 10 मीटर के कक्ष के फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेमी गुणा 8 सेमी की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता है। ठीक है, यानी कि एक कक्ष, एक कमरे का फर्श है जिसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है 12 मीटर और 10 मीटर। ठीक है, अब इसको पूरा ढकने के लिए 10 सेमी और 8 सेमी की कितनी पट्टियां की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कमरे के क्षेत्रफल को एक पट्टी का जो क्षेत्रफल होगा उससे भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करेंगे हम इसे। देखो आवश्यक आयताकार पट्टियों की संख्या, तो क्या हो जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, फर्श जो है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और बटे एक पट्टी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो फर्श की लंबाई कितनी है, 12 मीटर, या फिर हो जाएगी 1200 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर में दे रखी है तो सेमी में चेंज कर लेंगे। क्यों करेंगे हम, क्योंकि ये जो है पट्टी जो है वो सेमी में दे रखी है इसकी लंबाई चौड़ाई। ठीक है, इसलिए हम इसको सेमी में चेंज कर लेंगे बच्चों। फर्श की चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी, 10 मीटर या 100 सेंटीमीटर हो जाएगी ये। ठीक है, ये सॉरी 10 मीटर या 1000 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद पट्टी की लंबाई 10 सेमी और पट्टी की चौड़ाई 8 सेमी। ठीक है, तो देखो आवश्यक आयताकार पट्टियों की संख्या, फर्श का क्षेत्रफल बटे एक पट्टी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 1200 गुणा 1000, 1200 गुणा 1000 और बटे में हो जाएंगे देखो 10 गुणा 8। ठीक है, यानी 10 गुणा 8। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर देखो कितने बचेंगे, ये तो 1200 और गुणा 100। ठीक है, तो ये बचेंगे देखो 1200 और गुणा 100 और बटे में बचेंगे 8। फिर इसको भाग कर लेंगे। देखो 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 और इसको काट लो 4 तियाँ 12, 2 जीरो तो 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, फिर 2 हैं, 2 से काट देंगे तो 2 से इसको काट लो तो ये 50 आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये बचेगा 300 गुणा 50। ठीक है, इसकी गुणा कर लेंगे हम, गुणा करेंगे तो 5 तियाँ 15 होते हैं बच्चों, 5 तियाँ 15 और 1 2 3 जीरो हैं तो 3 जीरो लगा लेंगे। ठीक है, तो पट्टियों की संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों, 15,000 पट्टी चाहिए। ठीक है, तो देखो विकल्प 2 इसका बच्चों सही हो जाएगा। ठीक, हाँ देखो कह रहे हैं कौन सी राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम इसे। दर हो जाएगी 8% वार्षिक, समय 4 वर्ष है, मिश्र धन दे रखा है 6600 रुपये। ठीक है, 6600 रुपये। तो मिश्रधन बराबर बच्चों होता है, देखो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज या फिर ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज दे रखा है तो साधारण ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, और माना वह राशि x रुपये है
और राशि हमने x मान ली। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। मिश्रधन कितना है 6600 रुपये, तो ये हो जाएंगे 6600 रुपये बराबर मूलधन। मूलधन हमने क्या माना, राशि x मानी है। ठीक है, तो x हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र लगा देंगे। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन। ठीक है, मूलधन गुणा दर और गुणा समय, और बटे में बच्चों होता है 100। ठीक है, अब हम इसको देखो सॉल्व करेंगे। ये हो जाएंगे 6600 बराबर हो जाएगा x प्लस हो जाएगा मूलधन यानी x हमने माना है। दर कितनी है देखो 8% वार्षिक, तो 8 हो जाएगा। और समय कितना है 4 वर्ष, तो 4 रख देंगे यहाँ पे, और बटे में हो जाएंगे 100। ठीक है, अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये काट लिया हमने, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 2 बच्चे 20, 4 पंजे 20, तो ये 6600 यहाँ x हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 8x हो गया ये, और बटे में हो गए 25। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25x हो जाएंगे ये। 6600 बराबर हो जाएगा 25x, और सॉरी प्लस हो जाएगा यहाँ पे 8x। ठीक है, और बटे में देखो कितने हो जाएंगे, बटे में हो जाएंगे 25। अब देखो ऊपर कितना हो जाएगा 25 और 8 33x हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6600 और बराबर हो जाएगा 33x, और बटे में कितने हो जाएंगे 25। ठीक है, अब इसके बटे में 1 लिख के फिर से हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 25 गुणा 6600 यानी 33x बराबर हो जाएगा 25 गुणा 6600। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 25 गुणा 6600 और बटे में बच्चों हो जाएंगे 33। ठीक है, अब देखो 11 से काटते हैं, 11 तियाँ 33 होते हैं, और 11 छंग 66 होते हैं। 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लगा देंगे। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा देंगे इस पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 गुणा 200। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे लिखते हैं x बराबर हो जाएगा, देखो x बराबर हो जाएगा 25 गुणा 200। ये 25 बच्चे, ठीक है, और ये 200, तो 25 गुणा 200 इनकी गुणा कर लेंगे। देखो 25 दूनी कितने होते हैं 50, और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 5000 बच्चों। ठीक है, देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो देखो इसका विकल्प 2 बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं एक वस्तु को 500 में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 में बेचा जाता तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से हम इसको करेंगे। माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये है, वस्तु का विक्रय मूल्य कह रहे हैं 500 रुपये। ठीक है, हमने ये मान लिया कि क्रय मूल्य कितना है, उसका क्रय मूल्य x रुपये है और वस्तु का विक्रय मूल्य 500 रुपये है। फिर हानि हो रही है तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी x माइनस 500 रुपये। ठीक है, इतना हो जाएगा। देखो कह रहे हैं एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है। ठीक है, 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो x रुपये है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्योंकि 500 में बेची जाती है 500 रुपये है, तो हानि बराबर क्या हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी x माइनस 500 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखो अब वस्तु का नया विक्रय मूल्य कह रहे हैं जब 700 में बेचते हैं तो क्या होता है पहले वाली जो हानि होती है उससे 3 गुना लाभ होता है। ठीक है, तो अब पहले हम लाभ निकालेंगे। लाभ इसलिए लाभ बराबर क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, यानी 700 माइनस x। ठीक, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं कि जब उसको 700 रुपये में बेचा जाता है तो जो पहले हानि होती है उससे 3 गुना लाभ होता है। ठीक है, तो हानि को 3 से गुणा कर देंगे और बराबर लाभ कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों। देखो तो ये हो जाएगा 3 गुणा x माइनस 500, हानि हम निकाल चुके हैं ये है देखो। ठीक है, और लाभ भी निकाल चुके हैं, लाभ ये है। तो 3 गुणा x माइनस 500 बराबर हो जाएगा 700 माइनस x। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा देखो 3x माइनस हो जाएंगे 5 तियाँ 1500 और बराबर हो जाएगा 700 और माइनस x। ठीक है, अब x को हम इधर ले आएंगे तो यहाँ माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 4x। ठीक है, और बराबर देखो 700 है यहाँ पे
और ये वाले इधर जाएंगे बराबर से, तो प्लस के 1500 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा ये, 4x बराबर हो जाएगा 700 और 1500। ठीक है, 7 5 12 यानी 2200 हो जाएगा बच्चों ये। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 2200 और बटे में हो जाएगा 4। ठीक है, इसको भाग कर लेंगे। देखो 4 से भाग करते हैं, कितना आता है, 4 पंजे 20, 2 बच्चे 20 हो गए, 4 पंजे 20 और 1 0, तो 1 0। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों 550। ठीक है, यानी क्रय मूल्य कितने हो जाएगा, 550 रुपये। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा विकल्प इसका सही है। तो देखो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, यानी प्रतिशत लाभ क्या है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम इसे। देखो क्या है सवाल, कह रहे हैं एक फल विक्रेता ₹1 यानी 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। 1 रुपए में 2 नींबू खरीद के लाता है और 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखो इसको, 2 नींबुओं का क्रय मूल्य 1 रुपये है। ठीक है, तो इसलिए 1 नींबू का क्रय मूल्य 1/2 रुपये यानी 0.5 रुपये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 नींबुओं का विक्रय मूल्य 3 रुपये है, बेच रहा है वो 5 नींबू 3 रुपये में, तो 1 नींबू का विक्रय मूल्य 3/5 रुपये, या फिर इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.60 रुपये। ठीक है, या 60 पैसे बच्चों इसको लिख सकते हैं हम, और ये 50 पैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो लाभ प्रतिशत, ठीक है, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, और बटे क्रय मूल्य इंटू 100, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो 0.60 ये विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 0.50। ठीक है, 0.60 विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य ये है, और इंटू 100 कर लेंगे इसको, और बटे में क्रय मूल्य यानी कि 0.50। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे देखो 10 बचेंगे, 60 में से 50.60 से 50 घटाएंगे तो 10 बटे इतने आ जाएंगे। फिर यहाँ दशमलव से दशमलव कट जाएगा क्योंकि 2 के बाद इसमें है, 2 के बाद इसमें है, तो देखो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, देखो यहाँ बचेंगे 10/50। ठीक है, और गुणे में हो जाएगा 100 बच्चों। ठीक है, इस 0 से तो 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20, तो उसका लाभ प्रतिशत जो हो जाएगा बच्चों 20% लाभ हो जाएगा। ठीक है, देखो कौन सा विकल्प सही है इसका, तो देखो विकल्प 4 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 0 एक विषम संख्या है, 0 एक सम संख्या है, 0 एक अभाज्य संख्या है, 0 ना तो विषम है और ना सम संख्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा विकल्प 2, 0 एक सम संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0 3 6, ठीक है, 0 3 6 7 तथा 9 से बनती हैं जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये जो अंक दिए हुए हैं 0 3 6 7 और 9, इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या निकालनी है और सबसे छोटी संख्या निकालनी है, फिर उनका अंतर करना है। देखो 0 3 6 7 9 से बनने वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, तो 0 3 6 7 9 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बच्चों हो जाएगी 9 7 6 3 0। ठीक है, यानी ये हो जाएगी देखो 97,630। अब 0 3 6 7 9 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 0 6 7 9। ठीक है, क्योंकि हमें अंक जो है ये 5 अंक है तो 5 ही अंक रखना है, तो 0 को हम बच्चों पहले नहीं लिखेंगे। अगर हम 0 को पहले लिख लेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, तो ये संख्या फिर 4 अंकों की रह जाएगी। ठीक है, इसलिए हम 3 0 6 7 9 लिखेंगे। ठीक है, इसको अब इसको घटा लेंगे। ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेंगे। देखो कितना आएगा, यहाँ से दाही लेंगे 10, 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, यहाँ 2 रह गए, यहाँ से दाही 12, 12 में से 7 गए तो 5 बचेंगे, यहाँ पे 5 रह गए, फिर यहाँ से दाही 15, 15 में से 6 गए तो 9 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 रह गए और यहाँ पे 9 में से 3 गए तो 6 बचे। ठीक है, तो ये हो जाएगी 66,951 बच्चों। ठीक है, देखो कौन सा विकल्प सही है, 66,951। ठीक है, तो इसका विकल्प 3 बच्चों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो ये संख्या दे रखी है, इसमें कह रहे हैं अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग है, यानी इसमें 5 देखो 1 और 2 बार 5 आया है,
तो इन पांचों के स्थानीय मान निकालना है, फिर उनका योग करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम। एक तो 5 ये है, इकाई दहाई की जगह पे 5 है, तो ये हो जाएगा 5 और गुणा 10। ठीक है, यानी इकाई दहाई, दहाई की जगह है तो 5 गुणा 10 बराबर 50 हो जाएगा। और दूसरा देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख की जगह 5 है तो 5 और गुणा 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है 1 लाख हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 लाख, 5 लाख। ठीक है, अब इन दोनों का हम योग कर देंगे। ठीक है, तो योग कैसे करेंगे, दोनों का योग करेंगे, इसमें ये जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये देखो हो जाएगा 5 लाख को ऊपर लिख ले रहे हैं हम, ये हो गया 5 लाख और 50। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, फिर 0 0 0 और 5 हो जाएगा। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख 50। ठीक है, देखते हैं कौन सा विकल्प सही है बच्चों इसका। देखो 5 लाख 50, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख 50, तो विकल्प 4 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो 59 नंबर प्रश्न है, कह रहे हैं प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम, क्या करेंगे, 3 और 5 का लासा ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि उन लासा कितना होगा और उस लासा से कौन कौन सी संख्याएं में भाग चला जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 और 5 का लासा। ठीक है, 3 और 5 का लासा ले लेंगे, 3 पंजे 15, तो लासा कितना हो जाएगा 15। उसके बाद क्या है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। ठीक है, 3 और 5 का मतलब है बच्चों 3 और गुणा 5, यानी 15 से विभाजित होने वाली संख्याएं हमें निकालनी है। तो 15 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो 15 हो जाएगी, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 100 से ज़्यादा हो रहा है तो इतनी संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अब इनकी संख्याएं हम देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कुल मिला के 6 संख्याएँ हैं जो 3 और 5 से विभाजित होती हैं प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में। ठीक है, 6 संख्याएं। देखो कौन सा विकल्प सही है इसका, तो देखो विकल्प 4 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 4 5 तथा 6 से भाज्य है। ठीक है, यानी 3 से भी भाज्य हो, 4 से भी, 5 से भी तथा 6 से भी। ठीक है, कौन सी संख्या भाज्य, तो हम क्या करेंगे 3 4 5 और 6 का लासा निकाल लेंगे। ठीक है, 3 4 5 और 6 का लासा, तो देखो 3 4 5 तथा 6 से भाज्य संख्याएं बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं का लासा। तो संख्याओं का लासा निकाल लेंगे, 3 4 5 और 6 लिखेंगे, पहले 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 4 ऐसे ही, 5 ऐसे ही, 3 दूनी 6, फिर 2 से भाग करेंगे तो 1 ऐसे ही। ठीक है, फिर 2 दूनी 4, फिर 5 ऐसे ही और 2 एकम 2, फिर 2 से भाग करेंगे तो 1 ऐसे ही और 2 एकम 2 और 5 ऐसे ही, फिर 5 से करेंगे। ठीक है, तो ये संख्याएं आ जाएंगी। तो लासा कितना हो जाएगा, देखो 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, ये लासा हो जाएगा, सबकी गुणा कर लेंगे, 5 दूनी 10, दूनी 20, तियाँ 60, तो लासा कितना आ जाएगा 60। ठीक है, तो 3 4 5 तथा 6 से भाज्य जो संख्या होगी वो 60 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, देखो तो इसका विकल्प 2 जो है वो सही हो जाएगा। बच्चों वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।